हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। माय नेम इज कुमार मनीष। 15 जुलाई को बीपीएससी दो एग्जाम कंडक्ट कराया था। एक तो एपीओ का कराया था जिसका ऑलरेडी पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। दूसरा हम लोग रिसर्च ऑफिसर का बात कर रहे हैं। रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम भी दिस 15 जुलाई को हुआ है। अगर टोटल क्वेश्चन का इसमें भी बात करोगे तो अपना प्रोपोर्शन बीपीएससी मेंटेन रखा है साइंस का। जैसे लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास जो साइंस में देता है वो है, ठीक है। इसके अलावा टोटल देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आपका उससे रिलेटेड टॉपिक्स, मतलब दिस करंट अफेयर से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो होता है उसको डाला हुआ है। तो मिला जुला के 35-36 क्वेश्चंस के आसपास इसमें दिया हुआ है इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए हम लोग लाइन से क्वेश्चंस देखते जाते हैं, आंसर समझने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन इसमें हम लोग डिटेल से जा रहे होते हैं ताकि जो रीसेंट एग्जाम्स है उसके लिए भी ये यूजफुल हो सके। अच्छा, एक और चीज देखेंगे, जैसे जो दिस एपीओ का एग्जाम हुआ है उसी का कुछ क्वेश्चन इसमें भी रिपीट मिलेगा, और उससे पहले भी क्वेश्चंस जो एग्जाम हुआ है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो पूछा हुआ है वो भी इन 30-35 क्वेश्चंस में ऑलरेडी है, ठीक है। हम कहना बस ये चाहते हैं कि जो नियर बाय एग्जाम्स हो रहा है बीपीएससी का, क्वेश्चंस रिपीट होता है। जरूरी है कि आप उसको डिटेल से पढ़ें, उसके सराउंडिंग्स में भी जो ऑप्शंस है उन सब के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा से आइडिया होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप बना सकें एटलीस्ट, ठीक है। इवन दो इफ द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, ठीक है, जस्ट सी कि क्या दिया हुआ है, क्या ऑप्शंस है, उसके बारे में एक बार देख लेना चाहिए। चलिए उन्हीं सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एक तो सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन लिया गया है अगेन जो टेस्ट पेपर में है वही डाला हुआ है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कलर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इन विजिबल लाइट। देखिए विजिबल लाइट का जब भी आप बात करते हैं, ठीक है, तो विजिबल लाइट का जब भी आप बात करेंगे तो क्या ही बात करेंगे हम लोग। सेकेंड, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टॉपिक आप देखे हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग विब ग्योर का बात करते हैं, जो विजिबल रीजन है विब ग्योर, ठीक है। इसी को आप विजिबल रीजन बोलते हैं। अगर इसका इधर क्या होगा अल्ट्रावायलेट, इधर क्या होगा दिस इज इंफ्रारेड, ठीक है। इधर क्या होगा अल्ट्रावायलेट के बगल में हम लोग एक्स रेज का बात करते हैं, और इधर क्या होता है गामा रेज। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। बस हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, ये हम बहुत बार हर लगभग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, हर बार ये बात हम ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। दिस इज माइक्रोवेव एंड दिस इज रेडियो वेव्स, ठीक है। चलिए वेव ग्योर का एक जनरल वेवलेंथ का रेंज भी जान जाइए। जनरली देखिएगा तो इसको हम लोग 4000 से एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। एक रफ है बोलचाल के भाषा में, अगर एनसीईआरटी की भाषा में बात करें तो इसी को लिखा हुआ है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इस तरह का बात करता है। अगर नैनोमीटर में बात करोगे तो हम लोग याद करेंगे 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 का बात कर रहे होते हैं, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही डिफरेंस है, उसी तरह से लिखा हुआ। एक बार यूपीएससी बदमाशी करके क्या कर दिया था कि नैनोमीटर में पूछ लिया था, ठीक है। लिखते लिखते मतलब ऑप्शंस गलत करने में हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा नैनोमीटर में भी कभी कभार दे देता है। तो बस नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 का बात कर रहा है, एंगस्ट्रॉम बोला तो 10 टू द पावर -10 का बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। एक तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और जैसे ही इधर से इधर जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। इतना तो बेसिक बात है, पता है। हम आपको याद रखने का एक तरीका भी बताए थे कि देखो रेड के बाद है आईआर, दैट इज इंफीरियर देन रेड, ठीक है। इंफ्रारेड को क्या बोल रहे हैं, इंफीरियर देन रेड। वॉयलेट के पहले है अल्ट्रा वॉयलेट, यानी वॉयलेट से बड़ा, यानी अल्ट्रा देन वॉयलेट, ठीक है। तो अल्ट्रा देन वॉयलेट, ये जो अरेंजमेंट है, बेसिक अरेंजमेंट जो देखोगे तो दिस इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये किस अरेंजमेंट पर किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर किया हुआ है। ये समझने के लिए, याद रखने के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब आपको अच्छा समझ में आ गया कि ओके ये इंफीरियर फ्रीक्वेंसी देन रेड है, तो इंफ्रारेड बोले। ये वॉयलेट से बड़ा फ्रीक्वेंसी है तो अल्ट्रा वॉयलेट बोले। तो इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका बोलते हो, गामा रेज का बोल रहे हो होते हो, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। नहीं भी पता है तो पता चल गया होगा। अब समझने का यहां कोशिश कीजिए। दिस इतना तो जानते हैं कि दिस इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो वेवलेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन इधर है फ्रीक्वेंसी, अगर मतलब हम लोग अगर बात कर रहे हैं इधर इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ इधर इंक्रीज होगा, उल्टा चलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरेंज करना है, तो बस ये हम लोग बेसिक कंसेप्ट का बात कर रहे थे, बाकी पुट कर लीजिए। सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, दिस इज रेड का, ठीक है, तो रेड नंबर 1 पे आ जाएगा, यानी के नंबर 1 पे आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग आगे ऑप्शंस तक नहीं देखेंगे, कौन सा हो गया ऑप्शन के एक में ही दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके सॉरी, दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर का बात कर रहा है, तो पहले हम लोग को कम से ज्यादा देखना होगा, तो लास्ट में के आना चाहिए, लास्ट में के 3 में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका रेड के बाद हम लोग किसका बात करें, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वॉयलेट सबसे पहले आएगा, यानी एन का ऑप्शन पहले दिखना चाहिए, यानी ये एन फिर एम, ठीक है ना, दिस इज ग्रीन, ओके, एल दैट इज येलो, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, यहां पर हम भी जैसे एक ही ऑप्शन चूज कर रहे थे, इंक्रीजिंग लिखा है यानी कम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ का बात कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा वेवलेंथ ऑफ कोर्स रेड का है, छोटा वेवलेंथ भी चेक कर लीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग वायलेट का बात करते हैं, आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द फाइनल इमेज इज फाउंड इरेक्ट इन, देखो सबसे पहले तो दो तरह का इमेज का बात करते हैं हम लोग, एक तो इमेज बनता है इरेक्ट, ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड का, ठीक है। तो इरेक्ट मतलब सीधा, ये इरेक्ट है जैसे ऐसे किए, ठीक है। अगर इसका इमेज ऐसे बन रहा है तो इसको क्या बोलोगे, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। चलो देख लेते हैं किसका किसका, हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी मार्क कर सकते हो इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले बात कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं जी, जो बेसिकली हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ना, मतलब डायरेक्टली अगर आप कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो एज अ मैग्नीफायर, तब हम लोग बोलते हैं ओके दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक्चुअली फोकस के अंदर ही रखा जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लेंस के फोकल लेंथ के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, यानी फोकस के अंदर ही रखते हैं, तो इमेज जो बनता है दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा यहां पर, वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ कोर्स मैग्नीफाइड लिखना जरूरी नहीं था मेरे लिए, ठीक है, मैग्नीफाइड। पावर वाला फॉर्मूला जानते हो ना, जैसे पावर इक्वल्स टू क्या होता है जानते हो ना, दिस इज P1 प्लस P2, ऐसे हम लोग जोड़ देते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, उसी सब से जोड़ जाड़ के हम लोग ये सब बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आप समझ रहे हो कि बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहा है, उसी को हम लोग बोल देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। जैसे अब आपको बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, ये समझने का कोशिश करो, सिंपल माइक्रोस्कोप का एक लिमिटेशन है, ये बहुत ज्यादा इनलार्ज इमेज नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसी के लिए जब आपको बहुत ज्यादा इनलार्ज चाहिए तो आप क्या यूज करते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस जो हम लोग यूज करते हैं दोनों कन्वेक्स ही होता है, यानी एक तो लेंस हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस वर्ड यूज करते हो, दूसरा हम लोग दिस आईपीस यूज करते हैं, मतलब जो जिससे हम लोग देखते हैं उसको लिए हम लोग आईपीस यूज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, देखो पहले तो मैग्निफाइड इमेज को और मैग्निफाई करने का काम करता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, मैग्निफाइड इमेज को और मैग्निफाई करने का काम करता है कन्वेक्स लेंस। इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है दिस इज इन्वर्टेड, ठीक है, क्योंकि ये फोकल लेंथ हम बोले थे कि बेसिकली आप बोलोगे सिंपल माइक्रोस्कोप में फिर क्यों हो गया, क्योंकि हम बोले कि उसके फोकस के अंदर रख रहे हैं, इमेज को कहां रख रहे हैं, फोकस के अंदर, ठीक है। यहां पर हम लोग दो जब लेंस यूज कर लेते हैं तो वो फोकस के अंदर नहीं तो आता है बेसिकली इन्वर्टेड इमेज बन जाता है, ठीक है। तो इमेज कैसे बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, दिस इज ऑफ कोर्स मैग्निफाइड तो रहेगा, बहुत ज्यादा मैग्निफाई हम लोग यूज कर रहे होते हैं, दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हम लोग यूज करते हैं इसमें भी हम लोग दोनों कन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं, यानी कन्वेक्स ऑब्जेक्ट लेंस होगा और कन्वेक्स आईपीस होता है, ठीक है, दोनों ही कन्वेक्स होता है। इसका मतलब इसमें भी जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड ही बनता है, ठीक है, इसमें भी इन्वर्टेड ही होता है, जो इसमें यूज करते हैं आप समझ गए ना, इन्वर्टेड, ठीक है। दोनों में हम बोले कि इसमें भी कन्वेक्स प्लस कन्वेक्स यूज कर रहे हैं, इसमें कन्वेक्स प्लस कन्वेक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देख रहे हो ना, जैसे हम लोग जुपिटर को देखने के लिए यूज किए, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किए। अच्छा एक बात बताओ ना कि कोई भी आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या,
नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अगर इन्वर्टेड भी इमेज बनता है तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। वो आप उस तरह से, जैसे जुपिटर बना तो इन्वर्टेड बन गया तो क्या ही फर्क पड़ा। लेकिन यही बात अगर हम गैलीलियन टेलीस्कोप का भी बात करें, गैलीलियन टेलीस्कोप टेरेस्ट्रियल व्यूइंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई आपको शिप्स को देखना है, इन सबको देखना है, अब शिप उल्टा बनेगा तब तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसका मतलब गैलीलियन टेलीस्कोप से एक्चुअली में इरेक्ट इमेज बनेगा। इरेक्ट और वर्चुअल तो रहेगा, इरेक्ट इमेज मींस वर्चुअल ही होता है। तो दिस इज इरेक्ट, अगेन दिस इज इरेक्ट, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्चुअल रहेगा ही, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई इसमें रहता है। अच्छा, इसमें लेंस कौन सा यूज करते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट के लिए जो लेंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज कन्वेक्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस कन्वेक्स, कन्वेक्स, पर आईपीस जो यूज करते हैं ना वो कनकेव होता है। यही इमेज को बेसिकली उलट देता है। ये आईपीस क्या यूज करते हैं हम लोग? कनकेव यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देख लीजिए, बेसिकली क्या पूछ रहा है? इरेक्ट इमेज का बात कर रहा है। तो इरेक्ट कौन सा हो गया? सिंपल माइक्रोस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप यानी जे एंड एम। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। याद रखने के लिए तुम ऐसे भी रख सकते हो कि देखो, दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बात जब कर रहे हो तो एस्ट्रोनॉमी में अगर इमेज उलट भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल में इन्वर्टेड इमेज बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इन्वर्टेड ही बनता है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप तो बेसिकली मैग्नीफाइंग वाला बात करते हैं, तो मैग्नीफायर में क्या ही होता है? दैट इज दिस इरेक्ट इमेज ही बनता है, ठीक है। गैलीलियन टेलीस्कोप में, गैलीलियन टेलीस्कोप आप बेसिकली टेरेस्ट्रियल व्यूइंग के लिए यूज करते हैं। टेरेस्ट्रियल व्यूइंग बहुत बड़ा लैंडस्केप कहीं से देखना है या फिर शिप्स को देखना, ओशियन में देख रहे होते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली उस केस में क्या होता है? दैट इज इरेक्ट इमेज जरूरी है, उस तरह से आप याद कर सकते हो। एक छोटा सा ट्रिक भी बता सकते हैं इसमें, जैसे आईपीस का डिजाइन पर भी मैटर कर जाता है, ठीक है। अगर आईपीस कन्वेक्स है, बात समझ रहे हो, हम बोल रहे हैं आई पीस इधर वाला, ठीक है। जो आई पीस अगर कन्वेक्स है तो बेसिकली इन्वर्टेड इमेज आता है, जो फाइनल इमेज आता है वो इन्वर्टेड आता है। अगर आई पीस कनकेव है तो बेसिकली दिस इरेक्ट इमेज आता है। आई पीस कनकेव है तो इरेक्ट इमेज आता है, ठीक है। तो इस केस में कनकेव है तो आई पीस इरेक्ट इमेज आता है, ठीक है, सीधा इमेज आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट। दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ का बात कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आप जानते हैं हम लोग डिफाइन ही करते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग देते हैं, रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। जैसे गन चलाता है तो बेसिकली झटका जो लगता है, रिकॉइल ऑफ गन। रॉकेट का मोशन का भी बात करोगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी बात कर रहा होता है। मतलब क्या बोलता है? टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज कंजर्व, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स कंजर्व्ड इवन आफ्टर द कॉलिजन, यानी दो चीज अगर आपस में टकरा रहा है तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाता है। इसीलिए हम लोग m1 इक्वल्स टू m1v1 इक्वल्स टू m2v2 का बात करने लगते हैं। इसी से मतलब दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही ओरिजिनेट हुआ पड़ा है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। हैव अपोजिट डायरेक्शन, देखो दिस इज ट्रू, ठीक है। बेसिकली जो एक्शन और रिएक्शन वो होता है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो बॉडी का बात कर रहे होते हैं, इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लगता है। दिस इज करेक्ट, ठीक है। देखो हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दिस इज आल्सो करेक्ट। यहां पर मैग्नीट्यूड इक्वल होने का हम लोग बात करते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स लगेगा, मतलब हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का बात करते हैं। एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब इक्वल का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। हैव रिजल्टेंट जीरो, देखो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, रिजल्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। हम ऑप्शंस का बात करेंगे, ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। रीजन है कि बेसिकली जो फोर्स लग रहा है वो दो डिफरेंट बॉडीज पर लग रहा है, ठीक है। जब दो डिफरेंट बॉडीज पर लेते हो तो दैट कैन नॉट बी एडेड। अगर सेम बॉडी पे लगाओगे तब तो बेसिकली उसको ऐड कर सकते हो। यहां जो भी हम लोग एक्शन और रिएक्शन का बात कर रहे हैं, दिस इज द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। डिफरेंट बॉडी के कारण उसको ऐड किया नहीं जा सकता है। इन जनरल डिफरेंट बॉडीज में है तो दिस कैन नॉट बी एडेड। जब ऐड नहीं करेंगे तो रिजल्टेंट कैसे जीरो लाएंगे, ठीक है। इस कारण से हम लोग बोलते हैं। हालांकि आंसर में थोड़ा सा यहां पंगा है, हम आपको बता रहे हैं उसमें, लेकिन बस एक्चुअली में यही होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
दिस इज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यही तो बात बोल रहे हैं कि भाई जब दो डिफरेंट बॉडीज पर लग रहा है तो उसको कैसे ऐड कर दोगे, तो इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, जे, के एंड एम। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आई विल गो विथ जेके एम ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। आई विल गो विथ दिस डी, ठीक है। अगर इसमें से भी पूछेगा किस में जाओगे तो ठीक है, डी के ऊपर जा सकते हैं, हालांकि डी बहुत सही है, जवाब नहीं है। रीजन है कि यहां पर डिफरेंट बॉडी का बात कर रहा होता है तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा उस केस में। एक बार देखना होगा आंसर की जब आएगा तो क्या ही करता है ये लोग, हटाता है कि रखता है इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेसेंटा प्राइमरली फंक्शंस टू, ठीक है, दिस इज प्रोड्यूस गैमेट्स। ऐसा कोई बात गैमेट का हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स एंड द गैसेस बिटवीन द मदर एंड द फीटस, दिस इज ट्रू, ठीक है, दिस इज ट्रू, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने का कोशिश कीजिए। अगर यूट्रस का बात कर रहे हैं तो यूट्रस का अगर आप बात कर रहे हैं तो यूट्रस में फिर हम लोग क्या देखते हैं, एमनियोटिक सैक, ठीक है। यूट्रस के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक सैक, इसी को एमनियन भी बोलते हैं, ठीक है। एमनियोटिक सैक को ही एमनियन भी बोलते हैं। इसी में अंदर हम लोग बनाते हैं, दिस इज फीटस। ये क्या है, दिस इज फीटस। और ये जो फीटस होता है दैट इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा, दैट इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा, ठीक है, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, किससे, प्लेसेंटा से, ठीक है। तो यही है प्लेसेंटा, यही है प्लेसेंटा। मतलब कहां कनेक्टेड है, यूट्रस में। कहां कनेक्टेड है, यूट्रस में, ठीक है। अब समझने का एक कोशिश करो, यहां पर इसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है जी। यहां पर जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का बात करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी एक बार पूछ चुका है, एमनियोटिक फ्लूइड से भी रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वहीं पर हम लोग फीटस के होने का बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें समझने का कोशिश करो, न्यूट्रिएंट्स बेबी तक, मतलब फीटस तक पहुंच कैसे रहा है। हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं बेबी, लेकिन आफ्टर बर्थ ही बेबी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मदर का ब्लड है, मदर का ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कहां जाता है, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में, ठीक है। और प्लेसेंटा से किस में जाता है, दिस इज फीटस में, बेबी लिख दिया जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फीटस में, ठीक है। और यही फीटस से फिर जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो जाएगा कहां, वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू फिर निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लेसेंटा का प्रोडक्ट DUCT, ठीक है ना, पूरा सब लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज प्लेसेंटा से हम लोग फीटस का बात कर रहे हैं। यही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को फीटस में प्रोवाइड करता है और फीटस से वेस्ट प्रोडक्ट फिर प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी हम बोलें कि फीटस को न्यूट्रिएंट्स या फूड कौन प्रोवाइड करता है, तो दैट इज प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा किसके थ्रू करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू करता है। अगर इसका उल्टा क्वेश्चन पूछते कि बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट को फीटस के बॉडी से बाहर कौन निकालता है, तो वो भी प्लेसेंटा निकालता है, ठीक है। वो भी निकालने का काम किसका है, प्लेसेंटा का है। तो एक जस्ट ओवरव्यू है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द टर्म फर्मी इज अ यूनिट ऑफ, हम आपसे बोले कि ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है फर्मी वर्मी का रिलेटेड, पिछला भी देखिएगा कुछ वीडियोस में, मतलब 2-3 एग्जाम जो हुआ है उसमें भी पूछा हुआ है, ठीक है। हम आपसे ये भी बताए थे कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग फर्मी ये सब का बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्मी क्या है, दिस इज द 10 टू द पावर -15 का बात करते हैं, 10 टू द पावर -15 मीटर। क्या बोल रहे हैं हम, मीटर। इसका मतलब सीधा है कि हम लोग लेंथ का बात कर रहे हैं। मीटर में बात की तो किसका बात कर रहे हैं हम लोग, लेंथ का बात कर रहे हैं। हम आपको ऑर्डर ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं, एक बार और जल्दी से सुन लीजिए। जैसे 10 टू द पावर -6 क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो। क्या बोलते हो, माइक्रो। 10 टू द पावर -9 क्या बोलते हो, नैनो, ठीक है। 10 टू द पावर -12 एक बार लिख लेते हैं पहले, -15 -18 -21 -24, ठीक है। यहां तक आपको याद होना चाहिए। 10 टू द पावर -12 को एक बार रिकॉल करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फिर से लिख ही दे रहे हैं, एक बार ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी पिछले मतलब 1-2 ये क्लास में देखिएगा, जिसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी को फर्मी या फेम्टो भी बोलते हैं, फर्मी या
फर्मी दोनों हम लिख रहे थे, सॉरी दिस इज इरेजर, फर्मी, और इसी को हम लोग फेम्टो भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है ऑटो, ये क्या होता है, ऑटो 10⁻⁻18, ठीक है। ऑटो के बाद होता है दिस इज जेप्टो, जेप्टो, फिर होता है योक्टो, ठीक है। तो ये याद रखना है, जेप्टो और योक्टो, ठीक है। ये 10⁻16 से -24, अब भी समझ जाए कि पूछेगा कब से, 10⁻12 के बाद से ही पूछ रहा होता है। तो पीको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो और येक्टो, इतना ही याद रखना है। हालांकि हम आपसे प्लस का भी बात किए हुए, जैसे इधर ही हम लोग प्लस का भी बात कर सकते हैं कि जब इसका प्लस में क्या होगा तो क्या करेंगे। 10⁻6 का हमको लिखने का मतलब नहीं लगता है, क्या बोलते हैं आप, देखो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में याद रखो, ठीक है। जैसे 10⁻6 को क्या बोलोगे, मेगाबाइट, ठीक है, मेगा बोलते हो तो मेगा, ठीक है। 10⁻6 नहीं, 10⁻6 को क्या बोलोगे, मेगा, ठीक है। 10⁻9, ठीक है, दिस गीगाबाइट, ठीक है, तो दैट इज मेगा, गीगा, यहीं पर लिख रहे थे 10⁻12, ठीक है। टेराबाइट वर्ड यूज करते हो ना, दिस इज टेराबाइट, ठीक है। तो टेराबाइट, टेरा, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में याद इजीली होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप सुपर कंप्यूटर का स्पीड मेजर करते हो तो किसमें करते हो, फ्लॉप्स में। तो कितना बोलते हैं हम लोग, पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। तो 10⁻15 होता है, उसका मतलब क्या होता है, पेटा, ठीक है, मतलब पेटा फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या है, समझ में आ रहा है, फ्लॉप्स हम बोल रहे हैं FLOPS, दैट इज फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड किसका है, सुपर कंप्यूटर का स्पीड मेजर करते हैं, सुपर कंप्यूटर का स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर का, क्वांटम कंप्यूटर का स्पीड किसमें मेजर करते हैं, क्यूबिट्स में। किसमें मेजर करते हैं जी, क्यूबिट्स में, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक टर्म है, याद रखिएगा। हम लोग किस पे थे, 10⁻15, आप क्या बोले उसके लिए, दिस इज पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। तो वहां से याद रखें पेटा, ठीक है। इसके बाद 10⁻18, इसको बोलते हैं एक्सा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सा, ठीक है। 10⁻21 और 10⁻24 याद करना इजी है, ठीक है। देखो इसके लिए 10⁻−21 को क्या बोले थे, जेप्टो, ठीक है। तो 10⁻21 को हम लोग बोलते हैं जेट्टा, क्या बोलते हैं, जेप्टो का दूसरा भाई कौन है, बड़ा भाई, दैट इज जेक्टा, ठीक है। इसको क्या बोले थे, योक्टो, ठीक है। तो बेसिकली 10⁻24 को क्या बोलते हैं, दिस योटा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, योटा, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, जेट्टा और योटा हो जाता है, यहां पर जेट्टा और योटा हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही है, इसको याद रख लीजिएगा, जरूरी है। अभी एक दो एग्जाम्स में ऑलरेडी इससे रिलेटेड पूछा है, फिर से रिपीट क्वेश्चन है। The fact that light is an electromagnetic wave is the principle of, इजी क्वेश्चन है। ये बात बेसिकली किसका बात कर रहा है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये सब जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग मैक्सवेल का बात करते हैं, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है, क्या होगा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। बाकी भी नाम को हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन लाइट के बारे में कुछ बोला था जी, बोला था, लाइट को पार्टिकल होने का बात कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली न्यूटन लाइट को पार्टिकल्स के टर्म में एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। ऑस्टेड, ऑस्टेड बेसिकली पढ़े होंगे। ऑस्टेड हम लोग बात करते हैं जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं, ठीक है। ऑस्टेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, ठीक है। ऑस्टेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था किसमें, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, एंड मैग्नेटिज्म में रिलेशन। बेसिकली क्या बोल रहा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी, वैरिंग इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसलिए हम लोग देखे होंगे, दो अगर इलेक्ट्रिक लाइन जा रहा होता है तो उसके बीच में स्पेसर यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो दो लाइन अगर क्रॉस, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि दोनों आपस में टकरा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्पेसर वर्ड यूज करते हैं। माइकल फैराडे किस फील्ड में काम किए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। बेसिकली माइकल फैराडे का हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दिस इंडक्शन इन सब का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इन सब से रिलेट करते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक्चुअली में एक बहुत बड़ा काम किए, समझने का कोशिश करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए।
ऑप्टिक्स का रिलेशन बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, सही बोल रहे हैं। मतलब ये ऑप्टिक्स का वेव है, मतलब दिस लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिक्स का रिलेशन बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ऑप्टिक्स के साथ रिलेशन कौन एस्टेब्लिश किया है? मैक्सवेल किया है, ठीक है। तो यहीं पर बोलते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस, ठीक है। तो स्पेस से लाइट ट्रैवल कैसे कर रहा है, इन सब के बारे में मैक्सवेल बात की, ठीक है। तो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ऑस्टेट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का बात किए, माइकल फैराडे हम लोग दिस इंडक्शन का बात किए, आपका दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बात किए, मैक्सवेल का आप बेसिकली ऑप्टिक्स का रिलेशन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बात करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है जब लाइट को बोलने लगते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट कैटलिस्ट, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ कैटलिस्ट? चलो देख लेते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट तो आप जानते हैं ना, कैटलिस्ट क्या होता है? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम, तब हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट एक रिएक्शन का रेट को अल्टर करता है, कंज्यूम नहीं होता है, उस प्रोसेस में वो खुद को कंज्यूम नहीं होने देता है, मतलब कैटलिस्ट जैसे है वैसे ही निकाला जा सकता है, ठीक है। कैसे करता होगा ऐसा, ठीक है। तो कैटलिस्ट बेसिकली अल्टरनेटिव पाथवे देता है, अल्टरनेटिव पाथवे मतलब दूसरा एक पाथ बता रहा है, मतलब बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके एक अल्टरनेट पाथवे दे देता है कैटलिस्ट, ठीक है। इसका मतलब है मोर कॉलिजंस एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब एट सर्टेन टेम्परेचर अगर आप बात करो तो उसमें नंबर ऑफ कॉलिजंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब एनर्जी लेवल मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, तब हम लोग बेसिकली नंबर ऑफ कॉलिजंस इंक्रीज होने का बात करते हैं, और जहां नंबर ऑफ कॉलिजंस इंक्रीज होता है उसका सीधा मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक और फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा, कैटलिस्ट एक तो समझ गए कि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, दूसरा है कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, यानी अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कुछ कैटलिस्ट हम लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं कुछ प्रोसेसेस के साथ। जैसे एक बार जस्ट सुन लीजिए, हम लिख नहीं रहे, हैबर प्रोसेस का हम आपसे बात किए होंगे कभी। हैबर प्रोसेस क्या है? फॉर दिस इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इसमें हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, ठीक है। इसी में हम लोग प्रोमोटर का भी बात करते हैं, मोलिब्डेनम वर्ड्स है, याद रखिएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजनेशन का बात करते हैं, हाइड्रोजनेशन सिंथेसिस ऑफ वेजिटेबल ऑयल का बात करते हैं, यानी वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए। यहां जो कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग निकेल का यूज करते हैं, यहां जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं निकेल का, हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं निकेल यूज करते हैं, ठीक है। एक और प्रोसेस हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस का बात करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस का बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस का बात करते हैं। इसमें हम लोग प्लैटिनम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग प्लैटिनम यूज करते हैं। आजकल प्लैटिनम के जगह 10 V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि प्लैटिनम मतलब प्लैटिनम कैन रिएक्ट विद द दिस सल्फर फीड स्टॉक, ठीक है। उससे रिएक्ट कर सकता है, सल्फर फीड स्टॉक में कुछ आर्सेनिक इंप्यूरिटीज होता है, उससे रिएक्ट कर सकता है। ये फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए था, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आ जाते हैं अभी क्वेश्चंस पे, ठीक है। हम तीन प्रोसेस का बात कर किए, इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये तीनों याद रखिएगा। हैबर प्रोसेस किसके लिए है? दिस अमोनिया के सिंथेसिस के लिए। हाइड्रोजन, उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज किया हम लोग? आयरन। मोलिब्डेनम भी याद रखिएगा, एज ए प्रोमोटर यूज करते हैं उसमें, ठीक है। हम हाइड्रोजनेशन का बात किए, दैट इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। निकेल इसमें हम लोग यूज करते हैं। हम आपसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस का बात की, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है, इसमें हम लोग प्लैटिनम का यूज करते हैं। तो कुछ बेसिक्स है, ठीक है। चलिए, ये समझ तो गया कैटलिस्ट कैसे काम करता है। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट का बात नहीं होता है जी। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये सही है, एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये स्टेटमेंट सही है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट का बात ही नहीं करते हैं कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका बात करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा हुआ? 3 ओनली, ठीक है। 3 ओनली कौन सा हो गया ऑप्शन आपका? दिस इज डी, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन डिजिटल इंडिया का आ गया था, इसे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, साइंस एंड टेक का एरिया है, ठीक है। द टर्म डिजिटल इंडिया इज एसोसिएटेड विद, डिजिटल इंडिया किससे एसोसिएटेड है? दिस इज गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इज गवर्नेंस, सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया का डेट भी याद रखोगे कब गवर्नमेंट लॉन्च किया था, दिस इज जुलाई 1 जुलाई 1 2015 का है, ठीक है। हालांकि ये पुराना डेट है लेकिन याद रखते हैं, ठीक है, इस तरह का भी कभी कभार कर देता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया, जब बार बार वर्ड बोलते हैं ना हम लोग डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का एम क्या है समझने का कोशिश करो। हर चीज में डिजिटल लगाने का कोशिश कर रहा है, यानी जितना भी गवर्नेंस, गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, इन सबको आप ऑनलाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कंप्लीट ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना। जब ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी खुद ब खुद इंक्लूडेड पार्ट है कि उसको इंक्रीज किए बिना आप बेसिकली ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कैसे करोगे, ठीक है, तो उसका हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो इसी में है दिस इज गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज रिसेंटली अप्रूव्ड to buy a Spice 1000 kit from which country? This is from Israel, ठीक है। देखो Spice का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, दिस इज स्मार्ट है जी, ठीक है, स्मार्ट। पीआई से हम लोग दिस प्रिसाइज इंपैक्ट का बात करते हैं, प्रिसाइज इंपैक्ट। सी का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। 1000 इज फॉर अप टू 1000 kg, 1000 kg, ठीक है, यानी 1000 तक केजी के बॉम्ब को में इसको यूज किया जा सकता है। हम बोले 1000 केजी के बॉम्ब में इसको यूज किया जा सकता है, तो खुद स्पाइस है क्या? दिस इज गाइडेंस किट, दिस इज एक्चुअली अ गाइडेंस किट। गाइडेंस किट का मतलब समझते हो, जैसे ये समझ लो कि एयर फोर्स के स्ट्राइक कैपेबिलिटी को ये बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। एक्चुअली समझने का कोशिश कीजिए, जैसे जीपीएस ये सब का यूज करके हम लोग बॉम्ब को गाइड करते हैं, ठीक है। जिन एरिया में जीपीएस भी नहीं है, ठीक है, जहां पर जीपीएस भी नहीं है, वहां हम लोग स्पाइस का यूज करके, यानी स्पाइस 1000 बोलिए या स्पाइस यूज करके हम लोग वहां पर विथ प्रिसीजन दिस अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो एयर फोर्स के कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। ये एक्चुअली में इजराइल का राफेल कंपनी है ना जी, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, इसी से खरीदा है, ठीक है, इसी से इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है विच इज नॉट एन एटॉमिक मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, एटॉमिक मिनरल कौन नहीं है? बेरिलियम, बेरिलियम एटॉमिक मिनरल है। कायनाइट, ठीक है, कायनाइट नहीं है जी। कायनाइट एक्चुअली देखोगे तो इंडस्ट्रियल मटेरियल है, ठीक है, इसका मतलब कह सकते हो इसमें सिलिकेट मिनरल है। सिलिकेट, सिलिकेट जहां होगा तो हम लोग रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री या फिर आपका सिरामिक इंडस्ट्री, इन सब में इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, दिस इज सिलिकेट मिनरल, ठीक है। सिलिकेट मिनरल है तो आप रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री या फिर सिरामिक उस तरह में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट से हो ही चुका है, हालांकि हम लोग देख लेते हैं जिरकोनियम, ठीक है, जिरकोनियम का भी यूज करते हैं। इल्मेनाइट, ठीक है, तो इल्मेनाइट भी बेसिकली आपका एटॉमिक मिनरल में आता है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 65 बात कर रहा है बी स्माइल, ठीक है। बी स्माइल का मतलब होता है, बी से बेंगलुरु है, बेंगलोर नहीं है जी, बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। देखो इसमें साफ बात कर रहा है कि अच्छा क्या नाम है इसका, स्माइल का, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, ठीक है। ये गवर्नमेंट का मतलब जिस कर्नाटका गवर्नमेंट का स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसमें 7000 करोड़ अलॉट किया है फिलहाल, ताकि दिस टनल्स डेवलप कर सके, फ्लाईओवर डेवलप कर सके, अंडरपास, इन सब का बात कर रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात कर रहा है कर्नाटका में, मतलब बैंगलोर में, इसलिए बैंगलोर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बात किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट इसको अलाउ किया है। एक और क्वेश्चन हम यहां पर आपसे बात करना चाहते हैं अबाउट द स्माइल, ठीक है। एक और है स्माइल, स्माइल ये पुराना, ये जो अभी हम बी स्माइल का बात किए बैंगलोर, ये 2025 का है,
ये 2025 का है, ठीक है। यही जो हम स्माइल आपसे यहां पर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बात हो चुका है, ये 2022 का है, ठीक है। ये सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको लॉन्च किया था, ठीक है, इसको लॉन्च किया था। यहां स्माइल का मतलब अलग है, ठीक है। यहां पर स्माइल हम लोग सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल दिस लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज का बात करते हैं, समझ गए। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज का बात हो रहा है। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स यहां पर दो कैटेगरी को फोकस किया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। दो कैटेगरी को मतलब फोकस इसमें नहीं, पहले किसी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जो दो मार्जिनलाइज्ड है ना, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, इसमें दो कैटेगरी का बात किया है। एक है ट्रांसजेंडर्स और दूसरा बात किया है बेगर्स, ठीक है, बेगर्स, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर और बेगर्स पर फोकस किया है, तो उनको बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और लाइवलीहुड उन सब के बारे में ये बात किया है। दिस इज स्माइल, तो इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा पुराना हो गया। Question number 76. The Minamata tragedy occurred due to the metal-laden wastewater. In which country this tragedy occurred and due to which metal? ये देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। Minamata tragedy is related to the mercury, ठीक है, related to the mercury, और ठीक है, Minamata Bay है, कहाँ है? जापान में, ठीक है। तो बेसिकली कंट्री कौन सा हो गया, इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कंट्री हो गया जापान और मेटल हो गया मरकरी, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ये मरकरी का बात करता है। मरकरी के बारे में आप बेसिक बात समझते होंगे, एनवायरनमेंट में आपको डिटेल से पढ़ना है। मरकरी बेसिकली बायो एक्युमुलेशन का हम लोग बात करते हैं। फिश में बायो एक्युमुलेट होता है, जो धीरे धीरे मतलब साइकिल से हम लोगों में पहुंचता है और सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज पहुंचाता है। एक्चुअली में ये जो मीनामाता कहानी है, ये मिथाइल मरकरी का कहानी है, ठीक है। ये 1950s के आसपास का बात है, जब मिथाइल मरकरी डिस्चार्ज होकर वेस्ट वाटर में मिल गया था और धीरे धीरे ये बेसिकली बायो एक्युमुलेशन होकर वहां पर दिस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखने लगा, उससे ये आया हुआ है, ठीक है। एक मिनामाता कन्वेंशन का भी हम लोग बात करते हैं। मिनामाता कन्वेंशन किससे होगा? रिलेटेड टू मरकरी। मिनामाता कन्वेंशन और मरकरी 2013 के आसपास का बात हो रहा है, 2013 ही है मेरे ख्याल से, उसमें भी इसका बात हुआ था। मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी था, दिस इज 2013, इसी से बात रिलेट किया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब काम कैसे करता है आपको पता है ना? इलेक्ट्रिक बल्ब एक्चुअली करंट का हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। करंट का हीटिंग इफेक्ट के लिए हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज करते हैं, यानी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी का बात करते हैं, ठीक है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, टी इज फॉर टाइम हियर, ठीक है, एंड I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ जो R है, R का एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं समझने के लिए, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए। रो रेसिस्टिविटी है, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो बल्ब है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी हीटिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। यानी बल्ब में एक्चुअली क्या होता है, जो उसका टंगस्टन है, जो हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं टंगस्टन, उसको हीट करते हैं, वो 2000 से 2500 डिग्री टेम्परेचर तक हीट होता है। तो पहले हम क्या बोले, 2000 से 2500 हीट होता है, इसका मतलब उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले उसका मतलब है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। 2000 से 2500 हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हम लोग 3400 के आसपास बोलते हैं, 3400 डिग्री सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये तो आंसर आपको मिल गया, इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। देखो, टंगस्टन का रेसिस्टिविटी हाई होता है, रेसिस्टिविटी हाई होगा तो रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, ठीक है। लेंथ भी देखोगे तो टंगस्टन कैसे लगाते हैं, बल्ब में फिलामेंट में कैसे होता है, लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करता है, ऐसे उसको क्वाइल टाइप से कर देता है, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज हो गया, पतला होता है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ,
ठीक है, लेंथ इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ, रेसिस्टिविटी इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ। तो फाइनली हम रेसिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ फैक्ट है आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम जो इसके अंदर ये जो ग्लास बल्ब है, टंगस्टन का एक तो समझ गया ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हम आपको 3400 डिग्री लगभग बोल रहे हैं कि इसका 3380 होता है जी, अब उतना कितना याद करोगे, 3400 हम लोग इसलिए बोल देते हैं, 3400 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसमें जो गैस भरते हैं हम लोग जनरली आर्गन भरते हैं। ठीक है, इसमें जो गैस भरते हैं जनरली हम लोग आर्गन गैस यूज करते हैं। ठीक है, और यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद रखिएगा, H = I²RT। इसका ऐसे ढेर सारा एप्लीकेशन है, जैसे फ्यूज भी बात करोगे तो उसी पर काम करता है। ठीक है, जो भी हीटिंग एलिमेंट यूज करते हो, जैसे आयरन में यूज कर रहे हो या हीटिंग रॉड पानी गर्म करने के लिए यूज कर रहे हो, सब में यही वाला प्रिंसिपल पर काम चल रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया इसका, इट हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या क्वेश्चन है जी, लिस्ट मैच करना है। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं, सब सिंपल रहता है लिस्ट। ठीक है, ऊपर से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज रिलेटेड टू द प्लांट। हम आपको ऑलरेडी बोले हुए, देखो प्लांट का क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, प्लांट बस थोड़ा सा आपको पढ़ा हुआ होना है। ठीक है, बनता है, इसलिए बॉटनी कभी छोड़ते नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलो देख लेते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स का क्या काम होता है जी, दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, रूट हेयर्स का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा टैप रूट का क्या काम होता है, हम आपको हमेशा बोलेंगे, टैप रूट वाला में एग्जाम में कंफ्यूज करता है, दिस इज टैप रूट। ठीक है, तो टैप रूट का क्या काम होता है, एक्चुअली इस बेसिकली प्लांट को खड़ा रखने का, और कुछ नहीं। ठीक है, टैप रूट का काम प्लांट को ये सीधा खड़ा रखने का है सॉइल में, और कुछ नहीं हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया आपका, उसमें रूट हेयर्स होता है, उसमें रूट हेयर्स होता है, ये वाटर को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, टैप रूट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लीव्स देख रहे हैं, लीव्स क्या करेगा जी, फोटोसिंथेसिस करता है। लीव्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फ्लावर का काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, फ्लावर का काम क्या है, पॉलिनेशन कहां होगा, फ्लावर में होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन करना। फ्रूट, फ्रूट का तो बेसिक ही काम है, दिस इज सीड का प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सीड प्रोटेक्शन। ठीक है, सीड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जब तक सीड मैच्योर नहीं हो रहा है, फूड का फंक्शन, फ्रूट का फंक्शन है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। समझ में आया, चलिए इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। देखो इजी क्वेश्चन है, घटना चक्र का रिपीट क्वेश्चन है, इसको कॉर्टिसोल में होता है। ठीक है, कॉर्टिसोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। देखो किडनी के ऊपर एक टोपी होता है, इसी टोपी को हम लोग एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये एड्रेनल ग्लैंड दो हार्मोन मेनली रिलीज करता है, जिसमें हमको लोग एक तो एड्रेनलिन का बात करते हैं और दूसरा कॉर्टिसोल का बात करते हैं, कॉर्टिसोल का बात करते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन जो होता है इसका और भी नेम्स है, एड्रेनलिन को ही हम लोग इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन एच लिख रहे हैं। ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इस तरह का नाम देते हैं, FLIGHT, फ्लाइट हार्मोन, इस तरह का नाम देते हैं। वहीं कॉर्टिसोल का एक्चुअल नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ठीक है, इसी को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। इसका मतलब साफ है कि ये सब कब रिलीज हो रहा है, इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रेस। एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन कब रिलीज होगा, जब स्ट्रेस सिचुएशन होगा, तब हम लोग देखते हैं इस तरह का फंक्शन रहा है। काम कैसे करता है समझने का कोशिश करो, स्ट्रेस हार्मोन कहते क्यों है। देखो एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव होगा इन स्ट्रेस सिचुएशन, एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव होगा तो बेसिकली एड्रेनलिन एक्ट करेगा। एड्रेनल ग्लैंड कभी कभार आप देखते हो ना, जैसे अचानक से कुछ गुस्सा आना या फिर अचानक से ऐसा एक्टिविटी कर देना जो आप कभी, जैसे आपके पीछे मान लो सांप पड़ गया, ठीक है, तो आप में जो स्पीड आता है वो कहां से आ रहा है, ठीक है, अचानक से जो स्पीड आ रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो स्ट्रेस सिचुएशन में काम कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं फाइट और फ्लाइट, डू और डाई, इस तरह का बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा, हार्ट बीट को फास्ट कर देगा। हार्ट बीट को फास्ट किया, इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई फास्ट होने लगा। ऑक्सीजन सप्लाई से कुछ नहीं होगा मतलब ऑक्सीजन सप्लाई क्यों फास्ट कर रहा है,
अब आपको एनर्जी बनाना होगा उस एक्ट, मतलब आपको तेज दौड़ना भी तो है, तो बेसिकली सांप लगने के बाद, सांप पीछे पड़ने के बाद, तो इस केस में क्या करना होगा, तेज दौड़ना भी पड़ेगा, तो आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए कॉर्टिसोल एक्ट करता है। कॉर्टिसोल ग्लाइकोजेनेसिस करता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। कहां करेगा, लिवर में, ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर। इसका मतलब बहुत फास्ट ये ग्लूकोज जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड फैट है उसको बहुत फास्ट ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीजन सप्लाई एड्रेनलिन के कारण हो रहा है, यहां से ग्लूकोज बन मिल रहा है, तो क्या होगा, तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो उस समय जो एनर्जी आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, टू हार्मोन्स एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, बार बार ऐसे ही आपको गुस्सा ही आ रहा है, स्ट्रेस सिचुएशन आ रहा है, इस केस में ये बार बार कॉर्टिसोल रिलीज, मतलब अपना काम कर रहा है। कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, ये कहते हैं ना अभी, ग्लूकोज के लेवल को बार बार बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर। कैसे बढ़ा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर, ठीक है। तो बार बार जब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा बॉडी में, और बार बार आपको गुस्सा ही आ रहा है, तो बेसिकली शुगर लेवल बढ़ जाएगा बॉडी का। उसी को हम लोग बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। इसलिए हम लोग वर्ड एक यूज करते हैं, लिख देते हैं हम, जस्ट याद रखिएगा, ये भी पूछा तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम, ठीक है, इसी के कारण होता है। इसलिए देखते हो डायबिटिक पेशेंट से डॉक्टर पूछता भी है, गुस्सा उससे ज्यादा आता है क्या, इसका मतलब शुगर बढ़ने का कारण सिर्फ फूड नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एड्रेनल ग्लैंड कुछ ज्यादा ही एक्टिवली काम कर रहा हो, उसके कारण हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 96 है, द इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स इन अ न्यूरॉन अकर्स ड्यू टू। देखो, नर्व इंपल्स का बात कर रहा है, मतलब ट्रिगरिंग ऑफ इंपल्स का बात कर रहा है कि कैसे ट्रिगर होता है, इंपल्स कैसे ट्रिगर होता है न्यूरॉन्स में, इसका बात कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसका जो ऑप्शंस दिया है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश किया है। पहले तो इतना तो आप जानते हो कि इसमें सोडियम आयन का बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग सोडियम आयन का बात करते हैं, तो पोटेशियम और न्यूरॉन, दिस कैल्शियम को तो पहले कट कर दो, पोटेशियम और कैल्शियम को हम लोग कट कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब मेरे पास दो बात बच रहा है सोडियम का, इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम न्यूरॉन, और दूसरा है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनटू द न्यूरॉन, ठीक है। तो इफ्लक्स का बात कैसे कर सकते हैं जी, इफ्लक्स का मतलब क्या है, आउट होना, मूव आउट होना। तो सोडियम आयन डू नॉट मूव आउट, मतलब ड्यूरिंग द इनिशिएशन, ठीक है। तो बेसिकली ये अंदर जाता है ना कि बाहर जाता है, तो इफ्लक्स का बात तो नहीं होगा, ठीक है, इफ्लक्स का बात नहीं होगा। दिस शुड बी द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनटू द न्यूरॉन, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज which part of the brain controls the body temperature। बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है जी, दिस इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसका क्वेश्चन अभी एंड नहीं कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस बस आंसर बताया है, डिटेल से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। लगभग आई थिंक 17-18 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, 50% हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, कितना, दिस इज 17th नंबर कर चुके हैं, और लगभग 17 बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अच्छा, आपसे मतलब अगर आपको कुछ भी लगता है कि और कौन सा वीडियोस इस पर आना चाहिए, या फिर कैसा लग रहा है क्लासेस, एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।